आज जो अपना टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव कि कोई भी प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और उसमें दो प्रकार के प्रतिस्थापी होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अपनी तरफ खींचने वाले, और एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जो दूसरों की तरफ भेजते हैं, अपने से दूर भेजते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति की बात करूं, यदि वलय या श्रृंखला पर -I या -M या -R, तीनों मैंने बताया, -M और -R एक ही है, वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीयता बढ़ जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीयता बढ़ जाती है। आपको लिखा भी रखा है कि अम्लीयता जो होती है वो समानुपाती होती है -I और -M के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है +I और +M के। यदि वलय या श्रृंखला पर +I +M या +R वाला समूह जुड़ा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीयता घट जाती है। अम्लीयता क्या हो जाती है? घट जाती है। इधर आपको पता है अम्लीयता बढ़ रही है और इधर आपको पता है अम्लीयता घट रही है। इधर बढ़ती है जबकि इधर घटती है। यदि -I -M और -R वाला समूह जुड़ा हो तो उसकी अम्लीयता और बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि सर -I का क्रम क्या होगा? -I का क्रम, क्योंकि जो ज्यादा प्रबल होगा अम्लीयता को और ज्यादा बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा -I CF3, NO2 जो है, NO2 के बाद में CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फेनिल C6H5 फेनिल समूह जुड़ा हो। नेक्स्ट इधर बात करें कि सर +I का क्या क्रम रहेगा? +I का जो क्रम रहता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा +I देते हैं, फिर बाद में आता है 2 डिग्री और फिर बाद में आता है 1 डिग्री। अब बात कर लेते हैं कि सर 3 डिग्री, जैसे CH3 और कार्बन हो, ये 3 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद में बात करूं CH और CH3 की संख्या 2 हो जाएगी, और CH3 CH2 और CH3 मैथिल। इस वाले कार्बन की बात करें तो आपको पता है कि ये वाला कार्बन कितने डिग्री है भैया? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर यदि बेंजीन वलय है, और बेंजीन वलय ये बेंजोइक एसिड है सर। इधर भी बात कर लेते हैं कि ये बेंजोइक एसिड है। अब कौन से स्थान पर कौन सा वाला प्रभाव लगता है ये जरूर ध्यान रखें। ऑर्थो और पैरा स्थिति ऐसी स्थितियां होती है जहां I प्रभाव भी लगता है और M प्रभाव, M एज वेल एज R, ठीक है। ध्यान रखना M और R दोनों क्या है? एक ही है। कई जगह इन्हीं को रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर 2 प्रभाव लगते हैं, जबकि मेटा स्थिति पर कौन सा प्रभाव लगता है? केवल I प्रभाव लगता है। यहां पर भी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर 2 प्रभाव लगेंगे, और मेटा स्थिति पर कौन सा प्रभाव लगता? केवल I प्रभाव लगता। अब इनके अपन एग्जाम्पल करते हैं
कि इनमें कौन से का क्रम क्या रहेगा, ठीक है, उनमें क्रम क्या होगा कि दूरी के साथ में घटता है कि बढ़ता है, ये बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले बात करें अम्लीयता बढ़ाने की, तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं है। मेरे को यदि फॉर्मूला आता है तो मैं सारा क्वेश्चन कर सकता हूँ। मुझे पता है कि सर -i -m और -r वाले होंगे तो अम्लीयता को बढ़ाएंगे, +i +m और +r वाले होंगे तो अम्लीयता को घटाएंगे। अब बात आती है कि सर यदि वलय या श्रृंखला पर +i -m और -r वाला समूह जुड़ा हो तो अम्लीयता को बढ़ाने का काम करेगा, और वलय पर +i +m और +r वाला समूह जुड़ा हो तो अम्लीयता को घटाने वाला। ये यहाँ नियम नहीं काम कर रहा है, ये एज वेल एज ऑल सब जगह यही काम करता है। चाहे एल्कोहल की बात करूं, चाहे मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, चाहे कहीं भी बात करूं, ये नियम सब जगह काम करता है। और इस नियम को अपन ने बहुत जगह पढ़ा हुआ है। तो पहले आप ये उतार लो, फिर अपन इनके एग्जाम्पल करते हैं। अम्लीयता का क्रम बताइए, और इसका पहला क्वेश्चन है CH2C डबल बॉन्ड OH, CH2C डबल बॉन्ड OH, CH2C डबल बॉन्ड OH, CH2C डबल बॉन्ड OH। यहां लिखा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। उतारने लग जाओ साथ में। दूसरा CCl Cl Cl COOH, CH Cl Cl C डबल बॉन्ड OH, Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH और CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो फर्स्ट की बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस कौन है। देखो प्रभाव जो डालता है, जो अलग होता है वही तो प्रभाव डालता है।
यदि सारे समूह सेम है तो उनकी अम्लीयता भी क्या होगी, सेम। पर यदि कोई डिफरेंट समूह है, ठीक है, या डिफरेंट एटम है, वही अम्लीयता पे अपना प्रभाव डालता है। देखना यहां पर सब में CH2COOH समान है, CH2COOH समान है, CH2COOH समान है, और इधर भी CH2COOH समान है। तो प्रभाव कौन डाल रहा है भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और आपको ये बताया गया है कि जिसका -I जितना ज्यादा होगा उसकी अम्लीयता भी उतनी ही ज्यादा। मुझे बताओ सबसे ज्यादा -I किसका होता है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण OH बंद आसानी से टूटेगा और H+ आसानी से निकलेगा। क्योंकि किसी भी अम्ल की अम्लीयता उसके H+ देने की क्षमता पर निर्भर करती है। जो जितनी आसानी से H+ दे देता है उसकी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय ये वाला हो गया, फिर अम्लीय ये वाला हो गया, फिर अम्लीय ये वाला हो गया, और सबसे कम अम्लीय आयोडीन वाला हो गया। क्योंकि आप अभी देखेंगे -I के क्रम में तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का लग रहा है -I, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। इधर देखना, इनमें देखते हैं। देखो यहाँ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तीन क्लोरीन जुड़े, तो 3 -I लगा रहे, 3 -I लगा रहे। यहाँ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2 -I लगा रहे सर। यहाँ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, एक -I लगा रहा। यहाँ कोई भी क्लोरीन है नहीं। मुझे बताओ सबसे ज्यादा अम्लीयता किसकी होगी, इस वाले की, क्योंकि 3 -I समूह जुड़े हुए हैं। अर्थात क्या मैं कह सकता हूं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जितने ज्यादा होंगे या -I वाले समूह जितने ज्यादा होंगे अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा अम्लीय ये है, फिर अम्लीय ये है, और फिर अम्लीय ये, और सबसे कम अम्लीय CH3COOH। अब देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ क्लोरीन कितने नंबर वाले पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर। यहाँ क्लोरीन कितने पे जुड़ा हुआ है, 3 पे। और यहाँ क्लोरीन कितने पे जुड़ा हुआ है, 4। मुझे बताओ सबसे आसानी से कौन खींचेगा, ये वाला क्लोरीन। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव लगेगा, किसका सबसे ज्यादा प्रभाव लगेगा, इसका। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, जो सबसे निकट होता है, सबसे ज्यादा -I होता है। समझ में आ गई ना। अर्थात मैं कह सकता हूं दूरी बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता घटती है। दूरी बढ़ गई और अम्लीयता क्या हो गई, घट गई। इन दोनों में देखो एक तो फॉर्मिक अम्ल है और एक है एसिटिक अम्ल। देखो इधर ये दोनों समूह समान है, ठीक है। हाइड्रोजन का कोई भी प्रभाव नहीं। CH3 का कौन सा प्रभाव होता है, भी लिखा है ऐसा, +I होता है कि +I अम्लीयता को बढ़ाता है कि घटाता है, घटाता। तो ये अम्लीय कम है और ये अम्लीय ज्यादा। समझ में आ गया ना। अरे भाई सबको रीजन भी समझ में आ गया, उतार लो जल्दी से। फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
उतारने लग जाओ इसको। स्टार्ट करें? नहीं। देखो इन ये दो तीनों सेम है, ये वाले ये और ये। हाँ, H का कोई भी प्रभाव नहीं होता। CH3 का कौन सा प्रभाव होता है? या प्लस है, प्लस। और CH3 CH2 का भी कौन सा प्रभाव होता है? प्लस है। अभी लिखा रखा है, किसका प्लस आई ज्यादा होता है? CH3 का ज्यादा होता है कि CH3 CH2 का? देख लो। प्लस आई इसका ज्यादा होता है और इसका कम। और जितना प्लस आई ज्यादा होगा अम्लीयता उतनी ही कम। इन दोनों में से अम्लीय कौन होता है ज्यादा? ये वाला। तो सबसे ज्यादा अम्लीय ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये। और भाई जिसका प्लस आई ज्यादा उसकी अम्लीयता उतनी ही कम। यहाँ देखो ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। ये और ये पता ही है 3 डिग्री सबसे ज्यादा प्लस आई देता है। अब देखो देख लो, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा प्लस आई है और प्लस आई ज्यादा है तो अम्लीयता कम। समझ में आया? तो अम्लीयता का क्रम ये रहेगा। समझ में आया? जितना ज्यादा प्लस आई अम्लीयता उतनी ही कम। यहाँ देखो एक मिनट, NO2 का कौन सा प्रभाव होता है? विलिकार का माइनस आई। और तो स्थिति पे जुड़ा हुआ है तो -R भी लगाएगा। देखो एक NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ कितने NO2 जुड़े हुए हैं? 2। और यहाँ कितने NO2? 3। और तीनों खींचने वाले। और खींचने वाले अम्लीयता को बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? बढ़ाते हैं। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तीसरा। समझ में आए? हाँ, एक मिनट ये देखना, अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे बताओ NO2 खींचता है कि देता है? खींचता है। इसका -I प्रभाव भी लगता है और -R भी लगता है क्योंकि पैरा स्थिति पे जुड़ा। क्या इस पर कोई समूह लगा हुआ है? क्या नहीं। OCH3 देता है
क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है। और ये प्लस आई भी प्रभाव दर्शाता है, सॉरी एक प्रभाव दर्शाता है प्लस आर। कौन सा प्रभाव दर्शाता है? प्लस आर। मुझे बताओ सबसे ज्यादा अम्लीयता किसकी होगी? NO2 की होगी। हाँ। देख लो, ये दोनों खींचने वाले समूह हैं और खींचने वाले समूह अम्लीयता बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? बढ़ाते हैं। ये किसके बाद में है? ये सबसे लास्ट में आएगा। समझ में आया? अरे प्लस आर प्रभाव, प्लस आर है और प्लस आर तो अम्लीयता को और क्या कर रहा है? घटा रहा है। एक मिनट, इससे अम्लीयता बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। इस पे कोई प्रभाव नहीं, और ये अम्लीयता को तो और घटा। समझ में आया ना? लिखो जल्दी से, बना लो। फिर अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, आपको करने हैं। अब आपको क्रम लिखना है। अब की बार वो वाला क्रम नहीं है। समझ में आ गया ना? आज ये इसके साथ में लास्ट में ये केवल NO2 एक प्रभाव लगाता है माइनस आई और एक प्रभाव लगाता है माइनस आर पैरा स्थिति में। ये कौन सा प्रभाव लगाता है भैया? प्लस आई। यहाँ कोई प्रभाव है क्या? नहीं। यहाँ बोलो माइनस आई माइनस आर। यहाँ पर भी माइनस आई माइनस आर, माइनस आई माइनस आर, माइनस आई माइनस आर, माइनस आई माइनस आर। और जितना ज्यादा माइनस आई और माइनस आर होगा
अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए पांचवा, चौथा, पहला। हाँ, एक मिनट, तीसरे और दूसरे में से तीसरा, क्योंकि ये तो और अम्लता को घटा रहा है, फिर तीसरा और फिर दूसरा, सबके यही आया होगा। हाँ, हेडिंग लिखो कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। 2 मिनट का टॉपिक है। 2 मिनट का टॉपिक है। हेडिंग लिखो कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग, RCOOH के उपयोग, RCOOH के उपयोग। हाँ, इसमें उपयोग में लिखना पहला, एडिपिक अम्ल का प्रयोग, एडिपिक अम्ल का प्रयोग, एडिपिक अम्ल का प्रयोग नाइलॉन 66 के निर्माण में, एक बहुलक होता है। एडिपिक अम्ल का प्रयोग नाइलॉन 66 बहुलक के निर्माण में, नाइलॉन, अरे अपना कपड़ा नहीं आता नाइलॉन, नाइलॉन 66 के निर्माण में। दूसरा लिखना सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग या उपयोग, एक ही बात है, का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। खाद्य परिरक्षण मतलब भोजन को सड़ने गलने से बचाने के लिए। अपने अचार में तेल डालते हैं, वो तेल किसका काम करता है? खाद्य परिरक्षण। तीसरा लिखना उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय वसीय अम्लों का प्रयोग, वसीय अम्लों का प्रयोग, उच्च स्तरीय वसीय अम्लों का प्रयोग साबुन व अपमार्जक, साबुन व अपमार्जक के, साबुन व अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है। साबुन व अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट लिखना बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल के एस्टर का प्रयोग, बेंजोइक अम्ल के एस्टर, एस्टर का प्रयोग सुगंधित द्रव्यों, सुगंधित द्रव्यों के निर्माण में किया जाता है। सुगंधित द्रव्यों के निर्माण में किया जाता है। सुगंधित द्रव्यों के निर्माण में किया जाता है। ये अपना चैप्टर खत्म है। हाँ, एक मिनट लिखना, वहां क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखो बेंजोइक एसिड, हाँ, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्वेश्चन में लिखना एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, क्यों?
नहीं देते हैं, क्यों? अर्थात ये कहना चाह रहा है कि जो बेंजोइक एसिड है या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, क्यों? अब आंसर समझना, ये होता है बेंजोइक एसिड। और आपको पता है अपन ने पढ़ा था एक प्लस आर और एक माइनस आर। अपन ने कहा था कि बेंजीन वाले से सीधे जुड़े समूह पर यदि लोन पेयर हुए तो वह प्लस आर दर्शाएगा और यदि लोन पेयर नहीं है तो माइनस आर। बेंजीन से सीधा जुड़ा कौन है? कार्बन। और कार्बन पे लोन पेयर नहीं है क्योंकि कार्बन आर टेट्रावेलेंट, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों बॉन्ड बना दिए, अर्थात ये माइनस आर प्रभाव दर्शाता है। और माइनस आर प्रभाव दर्शाता है जिसके कारण ये बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन खींचता है, और बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन खींचता है जिसके कारण बेंजीन वाले पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसमें क्या हो जाती है? कमी। बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है? कम। अब आने वाला फिडलक्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की होती है। एक होती है एल्किलीकरण, जब अपन RCl की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं, और एक करवाते हैं RC डबल बॉन्डो Cl की क्रिया निर्जल AlCl3। और आपको पता है इनमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है या तो ये R+ होता है और या ये RC डबल बॉन्ड O+ होता है। यही बनता है R+Cl- और इधर बनता RC डबल बॉन्ड O+ और Cl-। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन नहीं वही आक्रमण करता है जहां इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी। जब इसको कहा भाई R+ तेरे को इस पे अटैक करना है बेंजीन वाले पे, इसने कहा ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं की तरह व्यवहार करती है, अर्थात इसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी है और मेरे में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। और ये तो चाहता है कि जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो वहां अटैक करूंगा, पर इसमें तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। कमी करने वाला कौन है? COOH। यदि COOH नहीं होता तो बेंजीन वाले के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी नहीं आती। तो आंसर क्या होगा? बेंजीन वाले से सीधा जुड़ा COOH समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है, जिसके कारण बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। और आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं R+ या RCOO+, उसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं। इस कारण बेंजोइक एसिड फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। समझ में आ गई? तो लिखो। समझ में तो आ गया ना भैया? लिखना आंसर। बेंजोइक एसिड में बेंजीन वाले से बेंजोइक एसिड में बेंजीन वाले से COOH समूह सीधा जुड़ा होता है। COOH समूह सीधा जुड़ा होता है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, सीधा जुड़ा होता है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसके कारण बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और कम हो जाता है। और आने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं R+, क्वेश्चन में लिखना R+ या RCOO+,
RCOO+ में भी इलेक्ट्रॉन की कमी R+ या RCOO+ में भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अतः दोनों समूह इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं। अतः दोनों समूह इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं। इस कारण बेंजोइक एसिड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। इस कारण बेंजोइक एसिड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। समझ में आ गया? अब